आज के इस वीडियो में हम लोग केमिस्ट्री अर्थात रसायन विज्ञान के कुछ वैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे जो आने वाले एग्जाम के व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा और ध्यान से देखिएगा ताकि आपको सारे क्वेश्चन का आंसर वीडियो देखते देखते ही याद हो जाए। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमेशा की तरह आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और जो लोग चैनल पर नए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आगे के सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए सबसे पहला नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे सिल्वर क्लोराइड, जिसको हम लोग AgCl बोलते हैं। तो सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है? श्वेत मतलब सफ़ेद होता है या फिर पीला होता है कि हरा होता है कि काला होता है? तो सिल्वर क्लोराइड, जिसको हम लोग शॉर्ट में AgCl बोलते हैं, तो सिल्वर क्लोराइड का रंग श्वेत होता है। पहला का ए नंबर ऑप्शन सही होगा कि सिल्वर क्लोराइड का रंग श्वेत होता है। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। लोहा को जिंक से लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? लोहा को जब हम लोग जिंक से लेपित करते हैं तो उस क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है संक्षारण, बी है गैल्वेनीकरण, सी है पानी चढ़ाना या फिर डी है विद्युत अपघटन। तो दूसरा का सही आंसर बी हो जाएगा। लोहा को जिंक से लेपित करने की क्रिया को गैल्वेनीकरण कहते हैं, ध्यान रखिएगा। दूसरा का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऑप्शन ए है उपचयन, बी है संयोजन, सी है अपचयन और डी है ऊष्माशोषी। तो तीसरा का सही आंसर क्या होगा कि श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो तीसरा का ए नंबर ऑप्शन सही होगा, श्वसन उपचयन अभिक्रिया है। ध्यान रखिएगा, श्वसन एक उपचयन अभिक्रिया है। उपचयन और अपचयन दोनों दो चीज होता है, इसलिए आप इसमें कंफ्यूज नहीं करेंगे कि श्वसन उपचयन अभिक्रिया होता है। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन गंधीय सूचक नहीं है? निम्नलिखित में से जो यहाँ पर चार ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से कौन गंधीय सूचक नहीं है? ऑप्शन ए है वेनिला, बी है प्याज, सी है शकरकंद और डी है लौंग का तेल। तो निम्नलिखित में से कौन गंधीय सूचक नहीं है? तो इसका सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। शकरकंद है वह गंधीय सूचक नहीं है। बाकी जितने सारे भी ऑप्शन जैसे वेनिला हो गया, प्याज हो गया या फिर लौंग का तेल हो गया, सभी गंधीय सूचक होते हैं, लेकिन जो शकरकंद होता है वह गंधीय सूचक नहीं होता है। तो चौथा का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए पांचवा नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। एसिटिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है क्योंकि देखिए अम्ल दो प्रकार के होते हैं, एक दुर्बल अम्ल और एक होता है प्रबल अम्ल। ठीक है, तो एसिटिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है। क्यों? तो क्यों एसिटिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है, इसी का आपको उत्तर देना है। तो देखिए ऑप्शन ए है कि इसके जलीय विलयन अम्लीय होते हैं, बी है ए ज़्यादा आयनित होते हैं, सी है ए कम आयनित होते हैं और डी कहता है कि यह COOH समूह रखते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो पाँच का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा कि एसिटिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है क्योंकि एक कम आयनित होते हैं। तो पाँच का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए छठा नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो छठा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम क्या है? ध्यान रखिएगा, एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम क्या है? ऑप्शन ए है एथेनोइक अम्ल, बी है मेथेनोइक अम्ल, सी है प्रोपेनोन और डी है इसमें से कोई नहीं। तो आपको हमेशा याद रखना चाहिए कि एसिटिक अम्ल का IUPAC नेम मेथेनोइक अम्ल होता है, एग्जाम में पूछा भी जाता है, इसलिए आप इस क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा कि एसिटिक अम्ल का IUPAC नेम मेथेनोइक अम्ल होता है। 6 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए सातवां नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। कोई विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, इसका pH संभवतः कितना होगा? अगर कोई विलयन है जो नीले लिटमस पत्र को लाल कर दे रहा है तो उसका pH मान क्या होगा? 5 होगा कि 7 होगा कि 8 होगा कि 10 होगा? तो आप सभी लोगों को पता होगा, आप अपने बुक में पढ़े होंगे कि कोई विलयन अगर नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है इसका मतलब कि उसका pH मान 5 होगा। ठीक है, 7 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा कि कोई विलयन नीले लिटमस पत्र को अगर लाल करता है तो उसका pH मान 5 होगा।
तो 7 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अब 8वां नंबर क्वेश्चन को देखेंगे कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस कहने का मतलब, आप सभी लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस को देखे होंगे। अगर किसी का हाथ या पैर टूट जाता है या फिर शरीर का कोई भी हड्डी टूट जाता है और डॉक्टर जो ऊपर से व्हाइट कलर का जो पट्टी लगाता है, उसके ऊपर जो ठोस उसे करने के लिए जो पट्टी लगाया जाता है, उसे ठोस करने के लिए, खड़ा करने के लिए जो लेप लगाया जाता है सफेद रंग का चूने की तरह, उसे ही हम लोग कहते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। ध्यान रखिएगा। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? ऑप्शन ए है CaSO4 इंटू 2H2O, बी है CaSO4 इंटू हाफ H2O, सी है Na2CO3 इंटू 10H2O और डी है इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी लोग ध्यान रखिएगा कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 इंटू हाफ H2O। 8 का बी नंबर ऑप्शन सही होगा कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र CaSO4 इंटू हाफ H2O होता है। चलिए 8 का बी नंबर ऑप्शन सही होगा। 9वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। लिटमस विलयन जब न तो अम्लीय होता है और न ही क्षारीय, तब यह किस रंग का होता है? लिटमस विलयन जब न तो अम्लीय होता है और न ही क्षारीय होता है, तब वह किस रंग का होता है? कि जब न तो अम्ल है न उसमें क्षार है, तो वह किस रंग का होगा? ऑप्शन ए है लाल रंग, बी है नीला, सी है बैगनी और डी है काला। तो 9 का सही आंसर सी नंबर हो जाएगा कि जब लिटमस विलयन न तो अम्लीय होता है और न क्षारीय होता है, तो इसका मतलब कि वह बैगनी रंग का होता है। 9 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है? सुचालक कहने का मतलब कि जिससे विद्युत या फिर ऊष्मा आसानी से आर पार प्रवाहित हो सके, उसे हम लोग विद्युत का सुचालक या ऊष्मा का सुचालक कहते हैं। तो कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है, मतलब जिसके द्वारा सबसे अच्छे तरीके से विद्युत या ऊष्मा पार हो सके? ऑप्शन ए है Cu, बी है Ag, सी है Al और डी है Fe। तो 10 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा Ag। Ag कहने का मतलब चांदी होता है, चांदी का ही संकेत होता है Ag, इसलिए विद्युत का सबसे बढ़िया सुचालक होता है चांदी। तो 10 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है। सभी लोग जानते होंगे कि शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है। वहीं इसमें पूछ रहा है कि शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है। ऑप्शन ए है 22 कैरेट, ऑप्शन बी है 24 कैरेट, ऑप्शन सी है 20 कैरेट और ऑप्शन डी है 12 कैरेट। तो आप सभी लोगों को पता होगा कि शुद्ध सोना जो होता है वह 24 कैरेट का होता है। तो 11 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा कि शुद्ध सोना को 24 कैरेट में व्यक्त किया जाता है। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है? लिथियम को या फिर कैल्शियम को कि कॉपर को कि आयरन को? तो लिथियम को यहाँ पर चाकू से काटा जा सकता है। बाकी कैल्शियम को या फिर कॉपर को या फिर आयरन, जिससे मतलब लोहा होता है, जिसे आप चाकू से नहीं काट सकते हैं, सिर्फ आप लिथियम को चाकू से काट सकते हैं। तो 12 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। निम्न में से कौन अधातु है? ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। धातु और अधातु में बहुत ज्यादा अंतर होता है। तो निम्नलिखित में कौन अधातु है? Fe कि सी कि Al की Au? तो यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन सही होगा सी, जिसका मतलब कार्बन होता है। और बाकी देखिए ए नंबर ऑप्शन है Fe। Fe कहने का मतलब लोहा होता है। सी नंबर है Al कहने का मतलब अल्युमिनियम होता है। और डी नंबर है Au कहने का मतलब होता है सोना। तो निम्नलिखित में से कौन अधातु है? तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा कार्बन। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। धातु के ऑक्साइड सामान्यतः होते हैं। धातु के ऑक्साइड सामान्यतः होते हैं। क्या होते हैं? ए है अम्लीय, बी है क्षारीय, सी है उभयधर्मी और डी है उदासीन। तो 14 का सही आंसर क्या हो जाएगा कि धातु के ऑक्साइड सामान्यतः होते हैं। तो 14 का बी नंबर ऑप्शन सही होगा कि धातु के ऑक्साइड सामान्यतः क्षारकीय होते हैं। तो 14 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। फास्फोरस का आणविक सूत्र क्या होता है? 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि फास्फोरस का आणविक सूत्र क्या होता है। तो फास्फोरस का आणविक सूत्र आप लोग ध्यान रखिएगा, डी नंबर P4 होता है। ठीक है,
फास्फोरस का आणविक सूत्र P4 होता है। 15 का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव में होता है, मतलब लिक्विड फॉर्म में होता है? वह कौन सा धातु है जो कमरे के ताप पर, मतलब रूम टेम्परेचर पर वह लिक्विड होता है, मतलब कि द्रव में होता है? ऑप्शन ए है ब्रोमीन, बी है पारा, सी है तांबा और डी है एल्युमिनियम। तो 16 का सही आंसर ए हो जाएगा ब्रोमीन। ठीक है, ब्रोमीन जो अधातु होता है वह कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। 16 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। सीसा और टीन की मिश्र धातु को क्या कहते हैं? मतलब जब सीसा और टीन को जो मिश्र धातु बनाया जाता है, सीसा और टीन को मिलाकर, उस मिश्र धातु को हम लोग क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है सोल्डर कहते हैं, बी है स्टील, सी है गन मेटल और डी है उपधातु कहते हैं। तो बताइए 17 का सही आंसर यहाँ पर ए नंबर हो जाएगा सोल्डर। सीसा और टीन की मिश्र धातु को सोल्डर कहते हैं। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। सरलतम हाइड्रोकार्बन है, सरलतम हाइड्रोकार्बन निम्नलिखित में कौन सा है? ऑप्शन ए है मीथेन, बी है इथेन, सी है प्रोपेन और डी है ब्यूटेन। तो बतलाइए सरलतम हाइड्रोकार्बन इनमें से कौन सा है? 18 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। सरलतम हाइड्रोकार्बन निम्नलिखित में से मीथेन है, ध्यान रखिएगा। चलिए मीथेन आपका सरलतम हाइड्रोकार्बन होता है। चलिए 19वां नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। वायुमंडल में CO2 गैस की उपस्थिति कितना प्रतिशत है? वायुमंडल में CO2 गैस की उपस्थिति कितना है? आप सभी लोग जानते होंगे कि वायुमंडल अनेक गैसों का मिश्रण है, जिसमें ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है और कार्बन डाइऑक्साइड भी है, जिसको हम लोग CO2 बोलते हैं। तो यही पूछ रहा है कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 गैस की उपस्थिति कितना प्रतिशत है? तो आप ध्यान रखिएगा हमेशा कि वायुमंडल में CO2 गैस की उपस्थिति है 0.03%। ठीक है, 0.03% वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। चलिए 20वां नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र क्या होता है? एक होता है सल्फ्यूरिक अम्ल और एक होता है सल्फ्यूरस अम्ल। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है इन दोनों में। यहाँ पर सल्फ्यूरिक अम्ल का पूछा जा रहा है कि सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र क्या होता है। तो आप ध्यान रखिएगा, सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र होता है H2SO4 और यदि सल्फ्यूरस अम्ल का पूछा जाए तो उसका होता है H2SO3। यहाँ पर जो 4 आप लास्ट में देख रहे हैं, यहाँ पर अगर 3 रहेगा इसका मतलब कि सल्फ्यूरस अम्ल है, और यदि H2SO4 है इसका मतलब कि सल्फ्यूरिक अम्ल है। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। इथेन में कितने सहसंयोजक अवंध होते हैं? सहसंयोजक अवंध, ठीक है, विस्तार से आपको केमिस्ट्री में जब डिटेल में पढ़ाएंगे वहां पर आपको सहसंयोजक अवंध के बारे में बताएंगे। यहाँ पर पूछ रहा है कि इथेन में कितने सहसंयोजक अवंध है, तो इसका सही आंसर 7 हो जाएगा। ठीक है, इथेन में 7 सहसंयोजक अवंध होते हैं। अभी आप लोग सिर्फ इतना ध्यान रखिएगा। अब हम लोग चलेंगे 22वें नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो 22वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है? आप लोग बहुत सारे रासायनिक सूत्र को याद करके एग्जाम में जाइएगा, ताकि एग्जाम में किसी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि एग्जाम में रासायनिक सूत्र आपसे बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। आपको हम पीछे H2SO4 बताए थे जो कि सल्फ्यूरिक अम्ल का था, सल्फ्यूरस अम्ल का बताए। यहाँ पर संगमरमर का पूछा जा रहा है कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो आप सभी लोग ध्यान रखिएगा कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र होता है CaCO3। 22 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 23। चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? जो चीनी आप लोग खाते हैं उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो आप लोग ध्यान रखिएगा, चीनी का रासायनिक सूत्र होता है C12H22O11। ठीक है, थोड़ा लंबा है, इसे आप ध्यान से समझिएगा। चीनी का रासायनिक सूत्र होता है C12H22 और O11। चीनी का रासायनिक सूत्र होता है 12-22-11, इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा, C12H22O11। तो 23 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, जो कि सबसे लास्ट नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस विलयन का उपयोग दीवारों की सफेदी करने के लिए किया जाता है?
वह कौन सा विलयन है जिसका उपयोग दीवारों की सफेदी, जिसको आप लोग कहते हैं कि दीवारों को पोता जाता है, तो किसका उपयोग किया जाता है? जितने सारे भी यहाँ पर विलयन दिए हुए हैं, इसमें से कौन सा विलयन का उपयोग दीवारों को सफेदी करने के लिए किया जाता है? तो 24 का सही आंसर हो जाएगा बी, CaOH के दिहोल्टू। ठीक है, ध्यान रखिएगा, CaOH का दिहोल्टू जो विलयन होता है उसी का उपयोग हम लोग दीवारों को सफेदी करने के लिए करते हैं। तो 24 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, CaOH के दिहोल्टू। चलिए, इसी के साथ आपके सारे क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त हो जाते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर करिएगा, और जो लोग चैनल पर नए हैं वो अगले वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देंगे, ताकि आगे के भी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो चलिए फिर मिलेंगे हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।